नमस्कार। अब हम जा रहे हैं सेकंड चैप्टर करने, शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ मैं हम क्या पढ़ेंगे। शहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता हैं शहरी अर्थव्यवस्था की। उसके बाद हम पढ़ेंगे परंपरागत शहरी अर्थव्यवस्था। इसमें पढ़ेंगे हम प्राचीन काल के बारे में और मध्यकाल के बारे में। तो शुरू करते हैं शहरी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। तो ध्यान से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आर्थिक संरचना और प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। जिसको अर्थव्यवस्था को आर्थिक संरचना और प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। आर्थिक संरचना को संस्थागत ढांचे के साथ संबंध है। आर्थिक संरचना का संस्थागत ढांचे के साथ संबंध है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के स्वरूप को नियोजित किया जाता है। जो सेवाओं के एक नियोजित मतलब होता है प्लानिंग करना। तो सेवाओं के स्वरूप को नियोजित किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के संगठन का तरीका विभिन्न समूहों और वर्गों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। जो भी वस्तुएं होती हैं या जो सेवाएं होती हैं, सेवाओं के जो संगठन का तरीका विभिन्न समूहों और वर्गों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। सामाजिक संसाधन उनके बीच समान और असमान ढंग से वितरित होते हैं। जो भी सामाजिक संसाधन है, जो समाज के जो भी संसाधन है, जो भी हम यूज़ करते हैं, वो समान और असमान ढंग से वितरित होता है, मतलब बढ़ता है। इस विस्तृत ढांचे के अनुरूप हमने भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों की विवेचना की है। अब हम पढ़ेंगे इस विस्तृत ढांचे के अनुरूप हमने भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों की विवेचना की है। विषयों की विवेचना करने से पहले आइए शहरी शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण करें कि शहरी शब्द का अर्थ क्या है। इस पाठ्यक्रम के खंड 1 में इकाई 5 में पहले ही शहरी सामाजिक संरचना के अर्थ और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा की गई। संक्षिप्त में बताया जाए तो शहरी शब्द शहर अथवा कस्बे से जुड़ा हुआ है। किससे? कस्बे और शहर से जुड़ा हुआ है शहरी शब्द। शहरी क्षेत्र की अस्मिता के लिए विभिन्न मापदंडों जैसे जनांकी, पारिस्थितिकी और सामाजिक संस्कृति, समाज की जो संस्कृतियां हैं विभिन्न, चाहे भाषा के स्तर पे हो या अन्य चीज़ों के बारे में बात की जाए, भाषा हो, पहनावा हो, तो जो सामाजिक संस्कृतियों की विशेषताओं को प्रयोग में लाया जाता है। समाजशास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि उसमें बाजार और व्यापारी वर्ग की विद्यमानता शहर की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि जो बाजार होते हैं या व्यापारी जो वर्ग होते हैं, ये शहरों में ज़्यादा मिलेंगे आपको। शहर में अन्य आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और जटिल प्रशासनिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि व्यापार और वाणिज्य ढांचे के पूरक हैं। व्यापार में और जो मूल्यवान फसल होती हैं उसके लिए पूरक हैं। अंततः ये बाजार अर्थव्यवस्था और वाणिज्य का प्रवाह है। बाजार जो है इसी चीज़ों से चलता है जो कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को शहरी क्षेत्रों में इकट्ठा करता है। लोग गांव से अगर बात की जाए शहर में क्यों आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ हर चीज़ मिलती है शहरों में। यही चीज़ बात की गई है कि हर चीज़ शहरों में इकट्ठा करते हैं, मतलब हर चीज़ आपको शहर में मिल जाएगा। शहरी अर्थव्यवस्था स्पष्टतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अलग होती है, क्योंकि शहरों में औद्योगिक मतलब बड़े बड़े उद्योग होते हैं और सेवा क्षेत्रों की, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की प्रधानता होती है। गांव में कृषि ज़्यादा की जाती है, जबकि शहर की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग होते हैं। तो यहाँ इस चीज़ की प्रधानता होती है। प्रधानता मतलब जो मेन हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शहरी अर्थव्यवस्था के अपने विवरण में औद्योगिकरण, व्यापार और वाणिज्य और टेक्नोलॉजी विकास के विशेष मुद्दों पर विवेचना की जाएगी।
इसका विवरण भारतीय इतिहास के प्राचीन और मध्यकाल में परंपरागत शहरी अर्थव्यवस्था की विवेचना से प्रारंभ किया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। परंपरागत शहरी अर्थव्यवस्था। भारत में परंपरागत ढांचे की शहरी अर्थव्यवस्था प्राचीन और मध्य दोनों कालों को समाविष्ट करती है। आइए पहले प्राचीन काल पर नज़र डालें। इसमें पढ़ेंगे प्राचीन काल, पुराने समय की बात करेंगे। प्राचीन काल की बहुत लंबे समय से शहरी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रही है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका अभिन्न अंग रही है शहरी अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो 2600 से 1500 तक चली, भारत की प्राचीन सभ्यता है, मतलब बहुत ही प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जो विस्तृतः कृषि पर आधारित थी। पुरातत्व, जो पुराने जो हमारे विभाग लोग जो लोग हैं जो पुरानी चीज़ों के खोजबीन करते हैं, पुरानी चीज़ों की सुरक्षा के लिए जो भी हैं, तो पुरातत्व जो है खुदाइयों से ये पता चला कि सिंधु घाटी में बहुत से शहरों और कस्बों का विकास हुआ। किसका? शहरों और कस्बों का विकास हुआ और वह फले फूले। उदाहरण के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो अब ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कभी किसी दिन भारत में था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में है। लोथल, कालीबंगर, बनवली ये भारत में है। में सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था के अनेक अवशेष मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे ये पता लगाया गया कि सिंधु जो घाटी है, जो सिंधु सभ्यता है, एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके उदाहरण हैं। परंतु ऋग्वैदिक चरण 1500 से 1000 की बात की, जब ईसा पूर्व की बात की जाए, कि शुरुआत प्राचीन शहरी सभ्यता से पूर्णतः अलग है। प्राचीन जो शहरी सभ्यता से ये अलग है। ऋग्वैदिक लोग अर्ध खानाबदोश और चरागाही जीवन व्यतीत करते थे, मतलब इधर अपने जानवरों को इधर लेकर जाना, फिर वहीं बस जाना, फिर अलग जाना, फिर वहाँ बस जाना, तो चरागाही जीवन व्यतीत करते थे। शनै ये गांवों में बस गए और वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के अंत में कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय बन गया। मतलब वैदिक काल में ये हुआ कि लोग अब भटकने नहीं लगे, मतलब अब इधर से उधर नहीं जाते थे। अब इन्होंने एक अपना स्थायी ग्रह बना लिया जहाँ ये रह सकते थे, एक झोपड़ी बना ली जहाँ ये आराम से रह सकते थे। धीरे धीरे ये एक गाँव में तब्दील हो गया। तो वैदिक काल की बात की जाए तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के अंत में कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय बन गया। समकालीन साहित्य में हमें 60 कस्बों का वर्णन मिलता है। समकालीन साहित्य में हमें 60 कस्बों का वर्णन मिलता है, जिनमें राजगृह पाटलिपुत्र, जो पटना है इसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, राजगृह पाटलिपुत्र, श्रीवास्ती, कौशाम्बी, वाराणसी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। कस्बे और शहर मौर्यकाल तथा उत्तर मौर्यकाल और गुप्त वंश में भी लगातार समृद्ध होते रहे हैं, बढ़ते गए हैं। लेकिन गुप्त काल के पश्चात देश को शहरी हॉर्स के दौर से गुजरना पड़ा। केवल 9वीं शताब्दी के पश्चात ये प्रवृत्ति बदली। आइए अब हम इस काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य, कला और शिल्पकला, श्रेणी व्यवस्था और सामाजिक वर्गों से संबंधित शहरी अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि अकृषि, जो कृषि नहीं करते, अकृषिक व्यवसाय शहरी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। जहाँ पे कृषि नहीं होती, क्योंकि शहरों में बड़े बड़े दुकानें होती, उद्योग होते हैं, तो प्रमुख विशेषता है व्यापार और वाणिज्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं। मतलब यहाँ पे व्यापार चलता है और मूल्यवान चीज़ें यहाँ से विदेश भेजी जाती हैं, या मतलब आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का क्या भाव है। तो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं, कार्य जो यहाँ पे चलते हैं। प्राचीन काल में बाहरी और आंतरिक व्यापार के प्रमाण समकालीन साहित्य और पुरातत्व अवशेषों से मिलते हैं। प्राचीन भारत में कस्बों और शहरों के संदर्भ में व्यापार और वाणिज्य दोनों ही समृद्धि और पतन के साक्षी हैं। मतलब इनका बहुत ज़्यादा बढ़े भी और ये ख़त्म भी हुए, पतन भी हुआ इनका,
कस्बों और शहरों के संदर्भ में व्यापार और वाणिज्य की बात की जाए, व्यापारियों द्वारा शहरी उत्पादनों और खदानों आदि में आंतरिक व्यापार किया जाता था। शहरों में जो उत्पादन किए जाते थे ये खदानों आदि में आंतरिक मतलब अंतर एक व्यापार किया जाता था, आंतरिक। बुद्ध के समय से धातु मुद्रा का प्रयोग हुआ जिसने आर्थिक लेन देन को बढ़ाया। भारत के बाहरी व्यापार का जाल दूर दूर के देशों जैसे रोम, अरब, पर्शिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। क्या बाहरी व्यापार की बात की जाए तो विदेशी व्यापार मुख्यतः विलासिता की वस्तुओं में होता था। विलासिता की वस्तुएं जैसे बड़े बड़े कांच हुए, हीरा जवाहरात, ये सारी चीज़ें विलासिता की वस्तुएं हैं। तो ये विदेशी व्यापार जो होता था ये इन चीज़ों के लिए होता था। इनमें कला की वस्तुएं भी सम्मिलित थी, जैसे ललित हस्तकला। हस्तकला मतलब हाथों से बनाई चीज़ की गई हुई चीज़ें। ललित हस्तकला की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में था। रोमन लेखक प्लिनी को रोज से मानना पड़ा था। ये रोमन के थे, लेखक थे, इनका नाम प्लिनी था। रोमन लेखक प्लिनी को रोज से ये मानना पड़ा था कि रोम भारत के साथ व्यापार करते हुए अपने सोने की मुद्रा की हानि उठा रहा था। भारत के साथ व्यापार करते हुए अपने सोने की मुद्रा की हानि उठा रहा था। तो अब पढ़ते हैं हम, ये उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई जो हम व्यापार में करते थे। विदेश से कैसा व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार हमारा जो भारत में हम करते थे वो कैसा होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। विदेश से हम जैसे विलासिता की वस्तुएं हम करते आदान प्रदान करते थे, इस तरह चीज़ें व्यापार के बारे में बताई गई है। आगे हम पढ़ते हैं कला और शिल्प के बारे में। प्राचीन शहरी अर्थव्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न प्रकार की कला और शिल्प व्यवसाय से था। प्राचीन अर्थव्यवस्था की बात की गई है, शहरी अर्थव्यवस्था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कार्य करते थे। इसमें बढ़ई, सुनार, चमार, कुम्हार, हाथी दांत के कारीगर, बुनकर, चित्रकार इत्यादि सम्मिलित थे। शिल्पकार सामाजिक रूप में विभिन्न जातियों में संगठित थे। ये विभिन्न जातियों के होते थे जो शिल्पकार होते थे। वृद्ध लोग, बूढ़े लोग अपने युवा सदस्यों को वंश जाति पेशे में प्रशिक्षित करते थे, सिखा देते थे। जो बूढ़े लोग अपना जो कार्य करते थे इन सब में से वो अपने जो बच्चे होते थे उनको सिखा देते थे, उनको शिक्षित कर देते थे। इस प्रकार ये आगे प्रक्रिया ऐसे बढ़ती गई, उनके बच्चे करने लगे, फिर उनके बच्चे करने लगे, इस तरह एक अपना कार्य बढ़ाते गए। उसके बाद आता है श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था में हम पढ़ेंगे शहरी अर्थव्यवस्था के संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता श्रेणी व्यवस्था की व्यापकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जजमानी मैंने आपको बताया है क्या होता है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। जजमानी व्यवस्था के विपरीत शहरी शिल्पकारों और व्यापारियों ने शिल्पकला और व्यापार की श्रेणियां बनाई हुई थी। एक विशिष्ट श्रेणी के सदस्य उसकी श्रेणी अथवा व्यापार से संबंध होते थे। यहाँ पर कुम्हार, बुनकर, हाथी दांत के कारीगरों की श्रेणियाँ थीं। कुम्हार, बुनकर और हाथी दांत के कारीगरों की श्रेणियाँ थीं। ये श्रेणियाँ उत्पादन संगठन और जन समूह के विचारों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अधिकांश कारीगर श्रेणियों में मिल जाते थे। ये श्रेणियाँ बना के रखते थे अपने, क्योंकि इन्हें निकायों से इन्हें सामाजिक स्तर बनाए रखने और प्रतियोगिता से राहत आदि का संरक्षण मिलता था। ये प्रतियोगिता एक तरह से करते थे और इनको राहत और उनका संरक्षण मिलता था। प्रतियोगिता से राहत आदि का संरक्षण मिलता था। श्रेणियाँ काम के नियम, निर्मित वस्तुएं की गुणवत्ता और उनके दामों को निर्धारित करती थी। ये जो श्रेणियाँ होती थी ये इनका क्या काम होता था, ये काम के नियम को बताती थी। निर्मित जो वस्तुएं बनाई गई हैं, निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता बताती कि किस गुणवत्ता की है ये वस्तु, और उनके दाम को निर्धारित करती थी, उनका क्या दाम होना चाहिए। इससे कारीगर एवं ग्राहक दोनों की सुरक्षा बनी रहती थी, ताकि उनको भी लाभ, उनको भी हानि ना हो और वो भी अपना सामान बेच सके। इन्होंने उत्पादित वस्तुओं का मूल्य भी नियंत्रित कर दिया था कि जो भी इन्होंने वस्तुएं
उत्पादित की थी, बनाया था, जो भी उगाया था, उसका जो मूल्य था उसको एक नियंत्रित कर दिया था कि ये वस्तु इतने की होगी। विभिन्न श्रेणियों अपनी विशिष्टता के आधार पर कस्बों के विभिन्न क्षेत्रों में बस गई थी। कस्बों में विभिन्न क्षेत्रों में बस गई थी विभिन्न श्रेणियाँ अपनी विशिष्टता, जो भी इनके अंदर अच्छी चीज़ें थी, जो चीज़ें कर सकते वशिष्ठ थे, उसमें बस गए थे कस्बों में। श्रेणियाँ अपनी मुखिया भोजक के अनुसार कार्य करती थी। मुखिया भोजक के अनुसार कार्य करती थी। इन्हें वरिष्ठ सदस्यों की लघु परिषद के द्वारा सहायता दी जाती थी। ये वरिष्ठ सदस्यों की जो छोटी सी परिषद होती थी द्वारा सहायता दी जाती थी। श्रेणी के सदस्यों के आचरण को श्रेणी धर्म की रूढ़िगत रिवाजों के माध्यम से श्रेणी न्यायालय नियंत्रित करता था। तो जो न्यायालय था ये नियंत्रित करता था श्रेणियों को। शहरी जीवन में श्रेणी के नेता बहुत शक्तिशाली होते थे। श्रेणी जो भी नेता होते थे वो बहुत शक्तिशाली होते थे। शासकों द्वारा इनका सम्मान किया जाता था। जो राजा होते थे उनके द्वारा इनका सम्मान किया जाता था। शासक भी इनका सम्मान करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के कामगार समूह भी थे, जैसे सहकारी कामगार, जिनमें पुगा बहुत प्रसिद्ध था। पुगा में विभिन्न शिल्पकार कारीगर सम्मिलित थे। अगर बात की जाए पुगा में कौन कौन से लोग होते थे, तो शिल्पकार थे और कारीगर सम्मिलित थे, जो कि विशिष्ट शिल्प से जुड़े हुए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो जानते थे, विशिष्ट शिल्प से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए शहरों और मंदिरों के निर्माण कार्य सहकारिता के आधार पर किए जाते थे। सहकारिता के आधार पर किए जाते थे जो मंदिरों का और शहरों का निर्माण की बात की जाए, जिसमें वास्तुकार, अभियंता, इंजीनियर, राजमिस्त्री इत्यादि विशेषज्ञ सम्मिलित होते थे। ये सब विशेषज्ञ होते थे, मतलब बहुत अच्छी जानकारी होती थी इनके पास। इसके अतिरिक्त श्रेणियाँ महाजन, पूंजीपति, न्यासी के रूप में भी कार्य करती थी। ये जो श्रेणियाँ होती थी ये महाजन और पूंजीपति, इनके पास काफ़ी पूंजी होती थी और न्यासी के रूप में भी कार्य करती थी। लोग श्रेणियों के पास धन जमा करते थे और बदले में ब्याज लेते थे। तो आप समझ सकते हैं किस श्रेणी की बात, कैसे लोग की बात की जा रही है। जैसे आज बैंक है उसी प्रकार श्रेणियाँ हुआ करती थी। लोग पैसा जमा करते थे और बदले में ब्याज लेते थे, परंतु सामान्यतः ये काम विभिन्न वर्गों के व्यापारी करते थे, जो श्रेष्ठी अथवा पूंजीपति के नाम से भी जाने जाते थे। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे जिनके पास काफ़ी धन होता था, तो उनको ही कहीं ना कहीं श्रेणी कहा गया। और ये कोई भी हो सकता था जिनके पास धन ज़्यादा हो, अपने कार्य में अच्छा खासा हो। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक वर्ग, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे बोलने का भी पड़ रहा है, तो समझ में तो आना चाहिए आप सबको। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्राचीन भारत में सामाजिक वर्ग, अब सामाजिक वर्गों की बात की जाएगी प्राचीन भारत में। अब शहरी सामाजिक वर्गों के विषय में चर्चा की जाएगी कि शहरी समाज में कैसे वर्ग थे। राजा और कुलीन, पुरोहित, व्यापारियों, प्रशासकों, सैनिकों और अन्य अधिकारियों का जीवन यापन करों, दशांश, शुल्क, नजरानों पर निर्भर करता था। इन करों को शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी एकत्रित किया जाता था। ये जो कर होते थे इसको शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी इकट्ठा किया जाता था। प्राणीन ने संकेत किया है कि राजा और शहरी जनसंख्या के समृद्ध वर्ग के लोग अपने सुख सुविधा के दर्जनों प्रकार के सेवक रखते थे। वे ऐश्वर्यपूर्ण मतलब आराम की जिंदगी और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। वात्सायन के अनुसार ये आलीशान सुंदर मकानों में रहते थे, संगीत का आनंद लेते थे और रात को वेश्याओं के साथ रहते थे। परंतु सामान्य शहरी जनसंख्या में कारीगर, मजदूर, सेवक और दास थे। ये विशिष्ट वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और स्वयं कठोर जीवन व्यतीत करते थे। आप समझ रहे होंगे मेरा क्या कहने का भाव है कि लोग जो मजदूर, सेवक, दास थे, कारीगर थे, ये अपनी सेवा प्रदान करते थे। जो अमीर लोग होते थे, अमीर लोग में कौन होते थे? जो बड़े बड़े लोग होते थे जिनके पास धन ज़्यादा होता था, जैसे राजा हुआ, पुरोहित हुआ, कुलीन वर्ग जो भी राजा उनकी बात की गई है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए ऐसे मतलब टिक मार्क के निशान है, तो आप अगर बुक होगी तो आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मध्यकाल। मध्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकाल कस्बों, शहरों और उद्योगों, व्यापार और वाणिज्य इत्यादि के विकास का युग माना जाता है। इस भाग में इस भांति के विकास के साथ साथ उत्पादन की व्यवस्था और औद्योगिकी तथा मध्यकालीन भारत में सामाजिक वर्गों के विषय में चर्चा की जाएगी। इसमें पढ़ते हैं कस्बों, शहरों और उद्योगों का विकास। कस्बों का विकास का, शहरों का और उद्योगों का। मध्यकाल के दौरान भारत में आकस्मिक एवं तीव्र गति से शहरीकरण हुआ। मध्यकाल में शहरीकरण का भी बढ़ा। इस काल में काफ़ी संख्या में प्रशासनिक, सैनिक, विनिर्माण, व्यापारिक उत्पादन केंद्र फले फूले। उसी समय दिल्ली, दौलताबाद, कॉम्बे, पंडोज, लखनौती, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, ढाका इत्यादि जैसे बड़े बड़े शहर थे। सल्तनत काल के बारे में इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली आकार में बहुत बड़ी, विस्तृत एवं फैली हुई थी और उसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक थी। ये शहर न केवल भारत में सबसे बड़ा शहर था, बल्कि संपूर्ण इस्लामिक पूर्व से भी बड़ा था। जो इस्लामिक जो देश होते उससे भी बड़ा था। मुगल शासन के दौरान भारत में आए रॉल्फ फिच ने देखा, ये मुगल शासन में आए थे, अंग्रेज थे ये। रॉल्फ फिच ने देखा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी के प्रत्येक शहर लंदन से बड़े थे। तो आप समझ सकते हैं लंदन से बड़े थे ये फतेहपुर सीकरी और आगरा। वहाँ से अंग्रेज आए विदेश से, उन्होंने देखा कि फतेहपुर सीकरी और आगरा से जो लंदन से बड़े थे। इस काल के दौरान इन कस्बों और शहरों में बहुत से उद्योग धंधे अत्यधिक विकसित हुए। उदाहरण के लिए कपड़ा, धातु काम, पत्थर का काम, चमड़ा उद्योग, चीनी, नील पेपर उद्योग आदि इनमें प्रमुख उद्योग थे। छोटे उद्योगों में हाथी दांत का काम होता था, मूंग का काम, नकली जेवर इत्यादि सम्मिलित थे जो छोटे कार्यों में होते थे। कपड़ा निर्माण सबसे बड़ा उद्योग था। इसमें सूती, ऊनी और रेशम के कपड़ों का उत्पादन भी समाविष्ट था। इसके सहायक उद्योग कढ़ाई, सुनहरी, धागे का काम और रंगाई करते थे, जिन्हें बहुत से शहरों में शुरू किया गया। आपने पढ़ा कस्बों और शहरों उद्योगों के विकास के बारे में। अब हम पढ़ते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। ये हमने कब का पढ़ रहे हैं? ये मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, जब शहरीकरण का विकास हुआ। व्यापार और वाणिज्य का काम विस्तृत मतलब बड़े पैमाने पर होता था। देहात मतलब गांव। देहात से अंतरिक्त अनाज आमतौर पर देश के सभी हिस्सों में वितरण के लिए पड़ोसी कस्बों अथवा मंडी में ले जाया जाता था। कृषि का कच्चा माल जैसे रुई और नील भी विभिन्न वस्तुएं जैसे कपड़ा, रंग इत्यादि बनाने के लिए लाया कस्बों में जाता था। शहरी औद्योगिक द्वारा वस्तुएं आमतौर पर उपयुक्त बाजार में बेचने के लिए बनाई जाती थी। ये जो भी शहरी औद्योगिक वस्तुएं होती थी ये बाजार में बेचने के लिए बनाई जाती थी। कुछ व्यापारिक थोक व्यापार के और कुछ खुदरा व्यापार के विशेषज्ञ बन गए। पहले वाले सेठ अथवा बोहरा कहलाते थे और बाद वाले व्यापारी या बनिक कहलाते थे। दक्षिण भारत में शेट्टी थे जिन्होंने व्यापारी समुदाय बनाया। कौन? शेट्टी, जिन्होंने व्यापारी समुदाय बनाया। बंजारा अथवा खानाबदोश खाद्यान्न, नमक, घी इत्यादि का विशाल भंडार अपने साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कौन? बंजारा। ये बड़े घी, नमक ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाते थे बेचने के लिए। सराफ, मुद्रा परिवर्तन, धन संग्रह अथवा उधार देने का काम में विशेषज्ञ थे। कौन? सराफ मुद्रा परिवर्तन में ये उधार देने के काम में विशेषज्ञ थे। ये देश के एक भाग से दूसरे भाग में धन को हुंडी के द्वारा भेजते थे। हुंडी एक मुद्रापत्र होती थी। इस काल में साहूकार और महाजन होते थे जो कि व्यापारिक वाणिज्य संस्थाओं को सहायता करने के लिए अग्रिम कर्जा देते थे, ऋण देते थे।
परंतु उनका मुख्य धंधा ऊंचे ब्याज दर पर पैसा उधार देना था। ऊंची ब्याज दर पर वो पैसा उधार देते थे। इस काल में विदेशी व्यापार भी अत्यधिक होता था। भारतीय निर्यात में विविध देशी उत्पादनों, जिनका मुख्यतः कपड़ा, कृषि उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, नील, खाल, मणि पत्थर, भारतीय सुगंधित पौधे और उनसे बनी मलहम आदि, अफीम और गुलाम भी सम्मिलित थे। परंतु आयात की वस्तुओं में कुछ विलासिता की वस्तुएं जैसे रेशम, मखमल, साज सामान और सजावट के अतिरिक्त कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा भी समाविष्ट थी। सभी प्रकार के घोड़े और खच्चर भी आयात किए जाते थे। अरबी व्यापारियों के आयात मतलब लिए जाते थे, निर्यात मतलब देना, तो आयात किए जाते थे। अरबी व्यापारियों के माध्यम से भारत का दमास्कस, अलेक्जेंड्रिया और मेडिटेरियन देशों से संबंध था। भारत का इन देशों से संबंध था। भारतीय वस्तुएं भी पूर्व अफ्रीका तट, एशिया, अफगानिस्तान, पर्शिया, मलय द्वीप और चीन तक पहुंचती थी। भारत की जो वस्तुएं होती थी, ये सब जगह जाती थी। अफगानिस्तान, एशिया सब जगह जाती थी, यहाँ तक कि चीन तक पहुंचती थी। मारवाड़ी और गुजराती, जिनमें अधिकतर जैनी थे, तटीय व्यापार में लगे हुए थे और तटीय हिस्सों तथा उत्तरी भारत के बीच व्यापार करते थे। मुस्लिम बोहरा व्यापारी मुल्तानी और खुशमानी व्यापारी गतिविधियों में भाग लेते थे। किसमें? बोहरा और मुल्तानी और खुशमानी व्यापारी गतिविधियों में भाग लेते थे। कौन? मुस्लिम। उत्पादन की व्यवस्था, उत्पादन किस प्रकार किया जाता था? अब उत्पादन व्यवस्था पद्धति के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसने व्यापार तथा वाणिज्य को विस्तृत पैमाने पर संभव बनाया। वस्तुतः आधुनिक विचारधारा से देखा जाए तो इस समय यहाँ पर कारखाने अथवा बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे नहीं थे। परिवार ही उत्पादन की मूल इकाई थी। मतलब जितना परिवार के लिए जरूरी है उतना ही पर्याप्त था। वस्तुतः आधुनिक विचारधारा में देखा जाए तो इस समय यहाँ पर कारखाने अथवा बड़े पैमाने के उद्योग धंधे नहीं थे। परिवार ही उत्पादन की मूल इकाई था। प्रत्येक जाति में कई पारिवारिक इकाइयाँ होती थी जो कि एक विशिष्ट कला अथवा शिल्प कला में सिद्धहस्त थी। मतलब कोई न कोई कला ज़रूर आती थी। कारीगर जातियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। जो कारीगर जाति थी, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हो सके। कारीगर जातियों शहरों और कस्बों के विभिन्न भागों में बस गई थी। जो कारीगर जातियाँ थीं वो शहरों के विभिन्न कस्बों में बस गई थीं। प्रायः व्यापारी कारीगरों से वस्तुएं लेकर बाजार में बेचने के लिए आते थे। कभी कभी उत्पादक स्वयं भी स्वतंत्र रूप से अपनी वस्तुएं समय समय पर होने वाले मेलों में बेचते थे। कुछ स्थानों पर बड़े बड़े व्यापारी अपनी देख रेख में हस्तकलाकारों से वस्तुएं बनवाते थे। शाही कारखानों में भी काफ़ी संख्या में दस्तकारों को काम पर लगाया जाता था और शाही प्रबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। जो भी चीज़ें शाही तौर पे बनानी होती थी तो उनका काम दिया जाता था, इस प्रकार उनका उत्पादन किया जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट उद्देश्यों जैसे आलीशान भवन निर्माण, जहाज का निर्माण, खनिजों का निकालना इत्यादि के लिए विशिष्ट कारीगर इकट्ठे काम करते थे। लेकिन इस प्रकार की उत्पादन इकाइयों का तद्भुत स्वरूप होता था। अब पढ़ते हैं उत्पादन की प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसके बारे में हम बात करेंगे। अन्य उन्नत समकालीन सभ्यताओं जैसे पश्चिमी यूरोप तथा चीन की तुलना में हमारे यहाँ उत्पादन की प्रौद्योगिकी लगभग पिछड़ी हुई तथा स्थिर थी। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं पहले ज़माने में यूरोप और चीन के जैसे। उदाहरण के लिए भारत का विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग बहुतकली चरखा के प्रयोग के बिना वस्त्र उत्पादन करता था, जबकि चीन को इसकी जानकारी थी। इटली के रेशम उद्योग में
200 तकलिया वाली जल शक्ति चालित मिल प्रयोग की जाती थी जो जल शक्ति द्वारा चलाया जाता था। भारत कोयले के उपयोग को नहीं जानता था और ना ही लोहे की ढलाई के उचित तरीके जानता था। शहरी खानों की खुदाई की तकनीक की भी जानकारी न थी कि जो शहरी खान हैं वो खुदाई किस तकनीकी से की जाए। रासायनिक उद्योग भी पिछड़ा हुआ था। यद्यपि उत्पादक वर्ग आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ विदेशी व्यापार की पूर्ति करता था, इसकी उपलब्धि समान रूप से स्थिर और पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी ढांचे में ही प्राप्त की गई। राय चौधरी और हबीब ने ठीक ही अवलोकन किया कि संपूर्ण ढांचे में किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्रांति के चिन्ह दूर दूर तक भी नहीं मौजूद थे। पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में सामाजिक वर्ग। अब मध्यकालीन भारत में सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। भारत का मध्यकालीन शहरी समाज दो विस्तृत सामाजिक वर्गों से मिलकर बना था। राजा, कुलीन और धनिक व्यापारियों का विशिष्ट वर्ग था। धनिक व्यापारियों का विशिष्ट वर्ग, एक राजा कुलीन था और धनिक व्यापारियों का विशिष्ट वर्ग था। इनका रहन सहन बहुत उच्च था। शाही घरेलू वस्तुओं के उत्कृष्ट उपभोग का एक स्तर बन गया था। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों का ही उपयोग करते थे और इनका बहुत अच्छे स्तर पर रहते थे, जिनकी नकल कुलीन भी करते थे। कुलीन भी इनकी नकल करते थे। जो शाही लोगों की नकल कुलीन भी करते थे। शाही परिवार आलीशान महलों में रहते थे। शाही सुख सुविधाओं की देखभाल के लिए काफ़ी संख्या में नौकर एवं दास रखे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में 50,000 दास रखे थे और फिराज शाह तुगलक ने 1,80,000 दासों को रखा हुआ था। देख सकते हैं कितने ज़्यादा दास इन्होंने रखे थे अपने महलों में। 1,80,000 दासों को रखा हुआ था। शाही प्रयोग की अधिकतर वस्तुएं सोना, चांदी, कीमती कढ़ाई और जवाहरातों की बनी होती थीं। शाही प्रयोग में जो प्रयोग की जाती थी। इस प्रकार कुलीन और धनिक व्यापारी आडंबरपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इनके बड़े और सुंदर घर होते थे। वे बहुत ही कीमती वस्तुओं के गहने कपड़े पहनते थे और काफ़ी संख्या में नौकर, दास तथा अनुचर रखते थे। दूसरी ओर साधारण लोगों में कलाकार, शिल्पकार, नौकर चाकर, दास, पैदल सैनिक और छोटे छोटे दुकानदार आते थे जो कि गरीबी, उत्पीड़न और शोषण से भरा जीवन व्यतीत करते थे। गरीबी होती थी, उनका उत्पीड़न किया जाता था और शोषण से जीवन भर व्यतीत करते थे। कुछ कारीगर अपने दयालु आश्रयदाताओं द्वारा सुरक्षित किए जाते थे, परंतु सामान्य कारीगरों को कम वेतन दिया जाता था और कुलीनों और व्यापारियों के नौकरों अथवा सहायकों द्वारा उन्हें कोड़े मार कर निकाल भी दिया जाता था। राय चौधरी और हबीब ने कहा, नौकरों और दासों, जिसमें महिला और पुरुष दोनों होते थे, नौकरों और दासों को विशिष्ट वर्ग के लिए विशेष प्रकार के घरेलू तथा अन्य काम करने पड़ते थे। इन्हें मात्र प्रदर्शन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए भी कि हमारे घर में इतने नौकर हैं, तो इसके लिए भी किया जाता था। नौकरों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। दासों को बहुत सस्ते में और कभी कभी जानवरों से भी कम दामों में बेचा जाता था। जो इंसान थे, जो दास थे, उनको जानवरों से भी कम दाम में बेचा जाता था। एक महिला दासी को घरेलू काम के लिए 512 टके की कीमत में बेचा जाता था। इसको महिला को जो घरेलू काम करती थी। रखैल को 20-40 टके। अशिक्षित दास, जो पढ़ा लिखा नहीं होता था, दास लड़के 60-8 टके। और अशिक्षित दासों को, जो शिक्षित होते थे, दासों को 10-15 टके में अलाउद्दीन खिलजी के राज में बेचा जाता था। दूसरी ओर इसके राज में बेचा जाता था। और दूसरी ओर निकटतम घोड़े, जो टट्टू कहते थे, निकटतम घोड़े की कीमत 10-25 टके की बीच होती थी और दुधारू पशु भैंस की कीमत 10-12 टका थी। इसके अतिरिक्त दासों को बंधक, चल संपत्ति बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता था। मतलब
जैसे विवाह के दौरान किसी के साथ भेज देना। इस प्रकार मालिक के द्वारा दास को आज़ाद करना एक प्रशंसनीय धर्मार्थ का काम माना जाता था कि अगर मालिक ने कि हाँ आज़ाद कर दिया तो एक बहुत अच्छा कार्य धर्मार्थ का काम माना जाता था। परंतु इसके विपरीत दास के द्वारा स्वयं भाग जाना एक पाप व अपराध माना जाता था। दास खुद नहीं भाग सकता था, उसे अपराध माना जाता था। राय चौधरी हबीब के अनुसार अंततः इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से शासकीय वर्ग, राजा वर्ग और सामान्य वर्ग में असमानता थी। उच्च वर्ग ने अपना जीवन स्तर बहुत उच्च प्रदूषण पूर्व बना रखा था और निर्धन वर्ग के व्यक्ति बहुत ही कंगाली, उत्पीड़न और शोषण भरा जीवन व्यतीत करते थे। इसके अगले भाग में उपनिवेशिक शहरी अर्थव्यवस्था की चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम आगे हम पढ़ेंगे उपनिवेशिक शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।